अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं कैफ 5 का। अबे यार चुप कर जा भाई। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने कल किया था। कोई मसला, इसमें कोई मसला है तो बताएं। चलें आप ज़रा थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि इसको हमने रिफंडेबल, वो तो आसान काम था ना जो कर लिया। अज्यूम खामोश था तो अज्यूम कर लिया नॉन रिफंडेबल है। सवाल हमने कल कर लिया था सारा, ठीक है। अब मैं इसको अज्यूम करता हूँ कि ये रिफंडेबल हो तो सोल्यूशन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। जनरल एंट्री ये हुई पड़ी है आपकी यहाँ पे, ये तो इससे डिफरेंट थोड़ी सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी एंट्री वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपने पास यहीं पे ही, किताब पे ही। हाँ, जिनके पास किताब नहीं है वो फिर रजिस्टर पे लिख लें। बाकी किताब वालों के पास यहाँ नीचे जगह मौजूद है ना, तो यहीं पे इसको नोट करें। अज्यूमिंग सेल्स टैक्स इज, कल कहा था ना कि इसको कल अज्यूम करेंगे, इज रिफंडेबल या एडजस्टेबल, एक ही बात होती है। तो बच्चों वो कह रहा है परचेज प्राइस 115 मिलियन है, इंक्लूसिव है इसके अंदर, इंक्लूडिंग है इसके अंदर 15% सेल्स टैक्स। इसका मतलब ये फिगर 115 पर पड़ी है और हमने इसमें से 15 को निकालना है। तो दो तरीके हैं, या तो इस 115 को 100 पे ले आएं, आपको कॉस्ट ऑफ ये परचेज प्राइस वो जो ऐड करनी है, कैपिटलाइज करनी है, वो निकल आएगी, या आप इसका 15 निकाल लें और 115 में से माइनस कर दें, ये भी हो सकता है। दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने यूँ लिखा कि जी ये जो 115 मिलियन है, ठीक है, ये इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स है। तो इसका मतलब ये 115 पे गया हुआ है। सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स होता है ना, जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट होती है उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर ये 115 मिलियन की फिगर में वो कह रहा है कि सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, 15% सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, तो ये 115 मिलियन फिर उसके समेत वाली यानी 115% है, ठीक है। तो इसको आप 115 से गिवन अमाउंट को गिवन अमाउंट परसेंटेज से डिवाइड करोगे। अब अगर आप 100 करोगे तो आपके पास कितना आता है, ये 100 मिलियन की कॉस्ट आ जाएगी, परचेज प्राइस। और आप यूं भी कर सकते थे, इसको डिवाइडेड बाय 115 करके 15 निकाल लेते, ठीक है। 15 निकालेंगे तो ये 15 मिलियन। अच्छा, वो ऐसी फिगर दी हुई है ना कि बच्चा ऊंची कंफ्यूज रहे, 115% है वो मिलियन है, ठीक है। बहरहाल अब ये दोनों हो सकते थे, दोनों में से कोई काम कर लें आप, ठीक है। एंट्री में क्या असर पड़ेगा, आपने जो सॉफ्टवेयर लिया है उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अब आपके हिसाब से 115 नहीं है, सॉरी 100 है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर इस 5 को भी तो कैपिटलाइज किया था, तो ये 100 कॉस्ट आ गई। चलो ये 100 लिखा रहे। उसके बाद जो ट्रेनिंग कॉस्ट थी उसको क्या किया था, ट्रेनिंग ही थी ना, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, इसको एक्सपेंस आउट किया था हमने, ठीक है। और जो नई चीज आई है वो क्या है, रिसीवेबल। सेल्स टैक्स पूरा ही लिख देता हूं, चलो रिसीवेबल मैंने बोल दिया, रिसीवेबल लिख रहा हूं आपको समझ आ जाए। रिफंडेबल एसिड ही होता है ना ये, ठीक है। तो रिसीवेबल, एक गवर्नमेंट से एक रिसीवेबल स्टैंड कर लिया हमने 15 का, ये लिख लें अगर आपने ये वाला काम किया हो तो वहां से बैलेंसिंग 100 निकल आए, ओके। मैंने वैसे दोनों ही निकाल दिए थे आपके लिए, ओके। और जेब से आपके कैश कितना चला गया जी, 100। कैश जो है उसको नहीं छेड़ना, कैश तो आपने 115 भी पे किया है, ये 2 ट्रेनर को दे दिया है और ये 5 भी पे किया है, टोटल कैश कितना आया, 122 का, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका 105 पर बना है। कंसल्टेंसी वगैरह आपको पता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को आप ऐड करते होते हैं, ठीक है। तो 100 जो पहले 115 पे पड़ा था वो अब 100 पे आ गया, लेकिन 5 ऐड हुआ है। कल भी एंट्री ऐसे ही की थी ना, कल 115 में 5 ऐड किया था, आज 100 में 5 ऐड, ठीक है। अजम्पशन चेंज कर दी ना ताकि ये ट्रीटमेंट तो आता हो हमें, ठीक है। बस यही बताना था, अब और तो कुछ भी नहीं है। आपके पास नए वाले की कॉस्ट आ गई है 105, इसको आपने एडिशन में शो करना है, इसी को अमोर्टाइजेशन के लिए यूज़ करना है, तो ठीक है जी। उसके बाद जी, बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आपके जेब में एक मोबाइल है जो बनाने वाला कहता है कि आपने वो 15 साल तक कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन आपने इंटेंशन उसके लिए उसको यूज़ करने की 5 साल की रखी हुई है, तो आपके लिए रेलेवेंट 15 है या 5 है?
15 5 इसी को कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ। ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट था कि ईआरपी सॉफ्टवेयर की यूजफुल लाइफ जो है ये तो 15 साल है, यानी ये 15 साल तक फ़ायदा दे सकता है, लेकिन भाईजान वो कह रहे हैं हमने 10 साल बाद इसको यूज़ करना ही नहीं है। तो इनकी इंटेंशन ही कितने साल यूज़ करने की है बेटा, तो फिर 10 साल में डेप्रिशिएट करो, आपका 15 से क्या लेना देना एमोटाइज करना। बेटा यूज़फुल लिख भी रहा है तो उसके लिए यूज़फुल कितनी है। यूज़फुल का मतलब ये होता है कि उससे एक्सपेक्टेड है कब तक फ़ायदा आना है। इकोनॉमिक लाइफ में भी फ़ायदा आता रहता है, लेकिन वो इस तरह से उसने, आप कंफ्यूज हो रहे हैं खाम खा। मुझे ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक और यूज़फुल का छोड़कर मुझे बताओ, ये सॉफ्टवेयर 10 साल नहीं 15 साल तक फ़ायदा दे सकता है। यूज़फुल लाइफ का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट इसका 15 साल तक आएगा। लेकिन IEL वाले कह रहे हैं कि हमने इसको 10 साल इस्तेमाल करना है, तो फिर 15 क्या खूह खाते आपको, फिर 15 से क्या, वो 15 100 साल फायदा देता हो, आपने कितना अरसा फायदा लेने का उससे सोचा है। इंटेंशन आपकी तो 10 साल है ना, तो आपके लिए रेलेवेंट 10 साल ही है। आपकी ये कॉस्ट जो है अगले 10 साल में एक्सपेंस आउट हो जानी चाहिए। यही तो यूजफुल लाइफ होती है। आपके लिए यूजफुल लाइफ 10 साल ही है, 15 हो ही नहीं सकती। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है बिजनेस कितना अरसा यूज करने की इंटेंशन रखता है इस एसेट को। तो यूं समझ लो कि वो इकोनॉमिक लाइफ थी और ये 10 साल यूजफुल लाइफ है। कहने को क्या होता है, कह सकते हो, ठीक है। अगर समझने के लिए यूं कहना ही है तो खाम खा किसी जगह पर लाइन के बैगर बन के बैठे हम, तो ऐसे समझ लें कि वो 15 इकोनॉमिक लाइफ है, ये यूजफुल लाइफ है। मकसद कहने का ये कि इस 10 साल के अंदर ही इसने हमें फायदा, हमने यूज इसको 10 साल करना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो जो कॉस्ट है उसको 10 साल में मोटाइज कर देना चाहिए ना। बोलो कि 10 साल के बाद कॉस्ट पड़ी होगी कहीं पे। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रो में पढ़ाया जाता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी वही मैं कह रहा था अभी कि लाइन के बैगर अगर बनना है तो ऊपर वाली यूजफुल लाइफ को समझो, ये इकोनॉमिक लाइफ है। लेकिन बहुत सादा कॉन्सेप्ट है कि आप एक कॉस्ट इनकर करते, एसी हमने लिया है, गरीब वालों ने कहा इसकी यूजफुल लाइफ 15 साल है, हवा देगा ठंडी। हमने कहा यार हमने 5 साल बाद इस्तेमाल ही नहीं करना। तो चाहे वो यूजफुल का लफ्ज लिख भी दे भाई, हमारे लिए यूजफुल कितनी है, ठीक है जी। चलें आगे। उसके बाद जनाब आपको होमवर्क दिया था एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सवाल, 15 वेरी ब्यूटीफुल सवाल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सवाल। इसमें पख पले पश्तो के अंदर कह रहा है वेरी ब्यूटीफुल को शायद पख पले हैं, को पठान बैठे हुए, क्या होता है इसका मतलब। अच्छा जी, वो साथ वाले कह रहा है 10 यार। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, हाँ मैं यहाँ पे वो, अगर आप लोगों को याद ना रहा तो मैं एग्जांपल्स शो करूँगा। वैसे इंशाल्लाह आपको याद होगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर चाती मारने की, लेकिन पहले आपसे सुनकर फिर चाती ज़रूर मारेंगे, क्योंकि यही तो तरीका होता है चीज़ों को याद करने का। स्टैंडर्ड तो अब साथ जाने नहीं है। या अल्लाह मैनू सफ़ा लग जाए, लग भी गया। अच्छा जी बच्चों, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर, कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया था? पास होने वाले हाथ खड़ा करके बता देना। कितनों ने ट्राई नहीं किया? हाथ खड़ा करें, दुआ ही दूंगा, ऐसे तो नहीं है। हाथ खड़ा करें, कितनों ने ट्राई नहीं किया? इंशाल्लाह अब ये हाथ जो खड़े हुए हैं ये भी नियत कर लें कि ये कल से ट्राई करना शुरू कर देंगे, साथ का काम साथ करेंगे, ताकि जो है वो पास होने वालों की सफ़ में फटाफट शामिल हो जाए, ठीक है। कितने दिन रह गए पेपरों में? हाँ, रोज़ाना एक दिन कम हो रहा है। अभी आपकी हंसी निकलती है, ये 3 महीने बाद आपका हादसा निकलना है इस बात पे, ठीक है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर इनिशियल मेजरमेंट। कहता है कि जी जो इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होती है, बेसिकली कॉस्ट इस न्यू प्रोडक्ट की वो कह रहा है कैलकुलेट करो। ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर्स इन द कंप्यूटेशन। यानी जो तो कॉस्ट यानी कैपिटलाइज होने वाली चीजें होंगी उनको कॉस्ट में डाल देंगे, और जो इग्नोर की हैं उनको बताएंगे क्यों इग्नोर की हैं। ऐसे नहीं खाली छोड़ देना, नंबर है इसके, ठीक है। तो छोड़ने वाली चीज़ के बारे में उसने कहा है कि डिस्कस कीजिएगा। ये कहता है अब आई कैप इवन कंसोलिडेशन के सवालों के अंदर कहता है जो एडजस्टमेंट छोड़ना है, 2 नंबर साथ डाले होते हैं, तो उनके बारे में लिस्ट डाउन करो जो आइटम्स आपने छोड़े हैं, ऐसे बोल देता है, ताकि पता हो कि इसको समझ नहीं आ रही थी या इसने समझ बूझ कर छोड़ा है, ठीक है। चले जी, अब डब लिमिटेड कमेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 2020। डन।
इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। अब उसने ये जुल्म किया आसानियां खत्म करते हुए। पहले आसानियां क्या चल रही थी, आगे भी और सवालों में कभी आसानी कभी ये मुश्किल आ ही रही है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में थोड़ा और आसानी की तरफ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स अब वैसे ही उसने जब अलाउ नहीं किए हुए, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स अलाउ के ज़माने के अंदर ऐसे चीज़ें कर रहा था, लेकिन आप एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसे ही होगा फिर भी, ठीक है। आसानी क्या होती थी, ये रिसर्च है जी, डेवलपमेंट है। मुश्किल क्या आ गई, उसने आगे उनकी वो एग्जाम्पल्स में से फिर वो एक्टिविटीज एक्चुअली बता दी, अब खुद आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। तो नकल कर लेंगे, लेकिन मेरा दिल है एक बार ट्राई करके लिख लें, फिर नकल बाद में जाके करेंगे फिर भी जरूर, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। यार अल्टरनेटिव तो डेवलपमेंट में भी था, वो चोजन थे, ठीक है। जो चोजन अल्टरनेटिव से उनकी कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, डिजाइनिंग शुरू कर दी थी हमने, ठीक है। हाँ, इवैल्यूएशन तो यहां कर रहे होते थे। ये देखो, ये कितने गया, अच्छा मैं भी कहूं, ये सर्च फॉर, तो सर्चिंग तो यहां पर चल रही होती थी, ठीक है। हाँ, इवैल्यूएशन भी उसी के नीचे आ रही है कि अब जो सर्च करके 10 आए उनमें से इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। तो ये वाला तो रिसर्च टाइम का की एक्टिविटी थी, ठीक है। तो इसको मैं रिसर्च लिखता हूं फिलहाल। एक्सपेंस या कैपिटलाइज ये बाद में सोचेंगे। वैसे रिसर्च तो एक्सपेंस ही होता है, लेकिन डेवलपमेंट में तो रोला होता है ना। फिलहाल सिर्फ इनके नामों को देखकर इनको ये डिसाइड कर लेते हैं इनके बारे में कि ये रिसर्च फेज की एक्टिविटी है या डेवलपमेंट। तो ये क्या है जी, ये रिसर्च है बेटा, ठीक है, रिसर्च। नेक्स्ट, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। ये लफ्ज कहां आया था, डेवलपमेंट में, याद आ गया। अब चाहती भी मार लो, ये प्री प्रोडक्शन या प्री यूज प्रोटोटाइप्स या मॉडल्स, ठीक है। ये क्या है जी, डेवलपमेंट। पायलट प्लांट, वो प्लांट जिससे पायलट बैठा था, डेवलपमेंट। इसके बाद है जी फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स। अच्छा, वैसे रिसर्च है डेवलपमेंट है, ये रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है। इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं। जैसे फॉर्मूला आपने बना लिया वैक्सीन का, तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर करते हैं ताकि कोई बंदा उसकी नकल करके उसे इस्तेमाल ना करे, और अगर करेगा तो आप उसको फिर घसीटेंगे, ठीक है, कोर्ट में। अच्छा, ठीक है। तो ये ज़रूरी खर्चा है। ये तो इस तरह की, जैसे वो नाम लगवाने के लिए आप टेंजिबल एसेट्स खरीदते थे तो उनको अपने नाम ट्रांसफ़र कराने की जैसे ट्रांसफ़र फीस भी होती थी, ये लीगल फीसेस वगैरह ये तो ऐड होती हैं एसेटी कॉस्ट में, तो ये कैपिटलाइज होगा। बट ये रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है, कैपिटलाइज होगा ये। लेकिन ये कब हुआ होगा, ये मामला तब हुआ होगा जब आपका इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया होगा, तो ही ये बात सामने आई होगी कि अब इसको हमने क्या करना है, रजिस्टर करके अपने नाम पे रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फी टू रजिस्टर, ये कैपिटलाइज होगा, ठीक है। आइए 16 की तरह से, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, टेस्ट रन कॉस्ट की तरह से है। अच्छा, IS 16 आपने FAR 1 में पढ़ा था, उसमें रिवीजन आ गई है, उसमें रिवीजन आ गई। नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, चलो सुन लो मेरी गल भी सुन लो, मैनू भी सुन लो, मेहरबानी तुहाडी। तां तुसीं पैसे दिते ने सुनन दे, मैनू मिले ने बोलन दे, मैनू बोलन दो। IS 16 का पुराना कॉन्सेप्ट था कि टेस्ट रन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। अभी भी यही है, अभी भी यही है। टेस्ट रन कॉस्ट क्या है जी, टेस्ट रन कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड, अभी भी यही है। लेकिन इसमें एक पुराना कॉन्सेप्ट ये होता था कि टेस्ट रन करते हुए कोई सैंपल्स बन गए तो उन सैंपल्स की कॉस्ट भी तो टेस्ट रन की कॉस्ट थी, पर वो सैंपल्स अगर बेच दिए हैं तो उनसे आने वाली सेल प्रोसीड्स को उन सैंपल्स की कॉस्ट में से नेट करके नेट वाली फिगर को ऐड करो। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। 20A आई थिंक है पैरा जो इंसर्ट हुआ IS 16 में, जिसमें उसने ये कह दिया कि ये जो सैंपल की कॉस्ट है और इनको बेच के आने वाली सेल प्रोसीड्स हैं, ये दोनों ही अलग कर लो, ये P&L में जाएंगी, इनको एसेट की कॉस्ट के अंदर आपने लेकर
नहीं जाना। टेस्ट रन, इसके अलावा टेस्ट रन के ऊपर जो कॉस्ट आती हैं, ठीक है, सैंपल बनाने की कॉस्ट, सैंपल बेचने की सेल रेवेन्यू, इसके अलावा भी कोई टेस्ट रन कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। ये कंसल्टेंट बुलाया था टेस्ट रन के लिए, मशीन चलाने के लिए, ये भी तो एक टेस्ट रन की कॉस्ट ही होती है, ठीक है। और कोई टेस्ट रन कॉस्ट है तो वो भी ऐड होगी। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली सैंपल्स बन जाते थे ना ड्यूरिंग टेस्ट रन, उनको बेच के जो सेल प्रोसीड आती थी, उनको नेट करके कॉस्ट ऐड की जाती थी। IS 16 ने इसको चेंज कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये रिवीजन IS 38 में नहीं आई। खुशी की बात यह है, तो इसलिए जो पुराना ज़्यादा मज़े का इजी कॉन्सेप्ट था ना, इजी लगता था जो, यहाँ पर अभी भी वही चलेगा। IS 38 के अंदर ये रिवीजन नहीं आई हुई, ठीक है। तो टेस्ट रन कैपिटलाइज किया जाता था, वहाँ पे भी टेस्ट रन की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, यहाँ पे भी। और ड्यूरिंग टेस्ट रन अगर कोई सैंपल्स बने हैं तो उन सैंपल्स की कॉस्ट भी एसएडी कॉस्ट में, इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड होगी। और अगर वो सैंपल्स बिक गए हैं तो उनका बिकना भी उसमें से माइनस होना है, तो वो हम नेट कर दिया करते हैं, ठीक है। अब ये सारी बात, ये तो IS 16 के अंदर रिवीजन आई थी ना, ठीक है, यहां पर रिवीजन नहीं आई हुई, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स जो है वो 32 है, लेकिन साथ ही एक स्टार लगाकर नीचे कह रहा है एन को छोड़ दो 1 मिनट के लिए। ये एन शायद वो उसने शायद इसलिए किया था कि वो नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू असल में लिखना चाहिए था, आरवी। वैसे एनआरवी यही होती है कि ये रियलाइज कितना कर देगा। मैं तो सिर्फ इसलिए इस एन को हटा गया हूं कि आपको कंफ्यूज ना करे कि कहीं ये वो इन्वेंट्री वाला एनआरवी वाला एन तो नहीं है। नहीं है, वो लगता वही था ना, इसलिए मैंने हटा दिया। बाय द वे, ठीक है, कि ये प्रोडक्शन हो गई है तो इनकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, असल में ये बात थी, ठीक है। तो ये सेल प्रोसीड्स गिवन थी जरा इस तरीके से, ओके। अब 32 रुपए कॉस्ट आनी है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, ये ऐड होनी है, और 20 मिलियन उन सैंपल्स को बेचकर रियलाइज हो जाना है, रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने एन हटा दिया ना, एनआरवी शायद उसने मैंने आपको बोला ना, इसलिए लिखा होना है कि नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट्स, ये रियलाइज होना है, ठीक है ना। तो रियलाइज कितना होना है 20। अब उसके अंदर इसको ऐड करें, इसको माइनस करें, इसकी बजाय क्या किया करते हैं 32 माइनस 20 कर लेते हैं कि जी नेट में 12 रुपए की कॉस्ट है, इसको आप ऐड कर देंगे इसकी कॉस्ट में, ठीक है। तो ये भी कैपिटलाइज होना है, कैपिटलाइज होना है, लेकिन जाहिर सी बात है ये कैपिटलाइज करेंगे आप नेट ऑफ दिस कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट है जी, ये तो हमेशा ही एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये तो एक्सपेंस होता है। वो तो हमने रूल पढ़ा था कि आपकी ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट हमेशा क्या होनी है, एक्सपेंस आउट होनी है, ठीक है जी। अब देखो इनके बारे में तो मैंने पहले ही लिख लिया, कैपिटलाइज एक्सपेंस आउट, लेकिन इनके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। चलो रिसर्च के बारे में भी आप आंखें बंद करके, मैं इधर देख लूं, आंखें बंद करके यहां पे लिख दें एक्सपेंस, क्योंकि रिसर्च फेज है, उसके दौरान जो कॉस्ट इनकर होती हैं वो एक्सपेंस होती हैं। लेकिन अगलों का मसला है डेवलपमेंट फेज, अगर 6 क्राइटेरिया से पहले के अरसे में है तो फिर इस फेज से खर्चे भी एक्सपेंस में जाने हैं, और अगर बाद वाले अरसे का है तो अब ये देखना पड़ेगा। आगे भी और तरीके से दी हुई थी फिगर, जैसे इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, सिर्फ जनवरी की कॉस्ट है, इनकर्ड इन जनवरी। फिर प्रोटोटाइप्स वाला काम फरवरी एंड मार्च 2 महीनों में चला। फिर पायलट प्लांट अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 4 महीनों में, ओके। उसके बाद अगले तो दूसरे हैं। अब अभी भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि चलो रिसर्च तो निकल गई, ये डेवलपमेंट फेज के अंदर जो टोटल 17 और 40, अच्छा टोटल को नहीं करना आपने, ये 2 महीने का है, इसमें से अगर 6 क्राइटेरिया पहले ही मीट हो गया तो दोनों ऐड, बाद में हुआ तो दोनों खत्म, दरमियान में हुआ तो एक महीना कर लेना, वो तो देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों कॉस्ट हैं, इनमें से डिसाइड करना है इन दोनों कॉस्ट में से कौन सी कैपिटलाइज, कितनी कैपिटलाइज होनी है, कितनी एक्सपेंस आउट। आगे जाके कहता है DL हैज also incurred directly attributable salaries and overheads। अच्छा ये थ्योरी भी पढ़ानी थी आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो इस इंटेंजिबल की कॉस्ट में शामिल होती है। होमवर्क दिया था ना, मैं भूल गया, अभी इसके बाद मुझे बताना। खैर चलो, ये मैं वहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ाना था ये, बहरहाल मैं ज़बानी बता रहा हूँ आपको। वैसे ओवरहेड्स को आपने इस कॉस्ट में शामिल नहीं करना होता, लेकिन अगर वो ओवरहेड्स के बारे में ये कह दे कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, जैसे वो हमारी कहाँ पे थी यार वो लैब, यहीं कहीं थी या ऊपर थी,
मैं उससे समझाता हूँ ना आपको ज़रा, ठीक है, कि ये जो लैब है ये अलग से लेबॉर्ट्री अलग होती है, ठीक है ना, आपकी फैक्ट्री अलग होगी, आपका सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, ठीक है। अब आप कहोगे जी वो लैब इतनी बड़ी है, वो लैब को ना असल में हमने यूँ जूम करके ओपन करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपकी फैक्ट्री होगी जहाँ आपकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल शोरूम वगैरह होगा, सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है, शोरूम वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, ठीक है। R&D के अंदर ही बैठे होते हैं। तो ये यहाँ पर जो R&D था ना, इसको आपने ज़रा ऐसे करके ना, वो जैसे नहीं होता कंप्यूटर के अंदर ये फाइल होती है और फिर फाइल को जब क्लिक करते हैं तो आगे वो फाइल ओपन होती है, ये इस तरह से हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही होगी इसलिए, अब समझ आई, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स। तो ये फोल्डर के अंदर एडमिन को जब ओपन किया तो उसके अंदर R&D निकला, R&D को डबल क्लिक किया तो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये तफसील है। अब मेरा सवाल, फैक्ट्री के अंदर कोई खर्चा हो रहा है तो क्या उसको इधर डाल दें, FOH? नहीं, अलग है। इधर के कोई ओवरहेड्स हैं, सेल डिपार्टमेंट में भी ओवरहेड्स हो सकते हैं, डाल दें इधर। एडमिन में कोई ओवरहेड्स हैं, एडमिन डिपार्टमेंट के सारे के, डाल दें इधर। नहीं, एडमिन वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर अगर कोई बिजली शिजली है वो ओवरहेड्स तो इसका हिस्सा बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपने यहां से एक बंदे को उठाया और स्पेसिफिकली, ठहरो इसको ले जाएं उधर, ये देखिएगा अभी ऐसे तो नहीं, अब वो उधर भी हो तो उधर भी हो, तो एक बंदा है, जिन थोड़ा ही है, ये इधर आ गया। अब अगर ये इधर आया है, इसको हमने कहा स्पेशली जाकर ये को काम करना है, छत साफ कर रहा है इधर, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा तुमने जाके छत साफ की है, इसके तुम्हें अलग से पैसे देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एडमिन खर्चा बन जाता है। तो वैसे एडमिन कॉस्ट को आपने ऐड नहीं करना होता इस एसिटी कॉस्ट में, लेकिन अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कह दे तो फिर वो भी ऐड हो जाएगा, कहीं भाग, ठीक है, भाग के आया वैसे इधर क्या एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बात थी। तो आ जाए जी अब वापस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कौन सा सफ़ा है, ये सफ़ा पूछा सी कहते 15, अच्छा 260 बोला है जी। जी स्टूडेंट, हाँ बेटा, यहाँ कैसे, कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंटरनल वाले ब्रांड की बिल्डिंग कॉस्ट हो रही है? हो सकता है ब्रांड हमने खरीदा हो, कहीं लिखा हुआ है बेटा। चाहे इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो उसको बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो खरीदा हुआ ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट एक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, वो एक्सपेंस आउट ही होनी है, ठीक है ना, सही है। वैसे यहाँ पर वो न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो इस न्यू प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ब्रांड इसका डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप लें तो वो इंटरनली जनरेटेड प्रोडक्ट है, ये वैक्सीन बन रही है। इस वैक्सीन का जो नाम था, क्या क्या नाम थे वैक्सीन के जो कोरोना की आई थी? हाँ, फाइबर नहीं सी, फाइबर तो दूजा है, फाइजर सी, फाइबर। तो स्पुतनिक थी, फाइजर थी, इस तरह से वो नाम थे। तो बेसिकली वो क्या था, सवाल भी आया था, तो सुन लो प्लीज, सुन लो ध्यान से सुनो। तो वो बेसिकली वो जो वैक्सीन डेवलप हुई है उसका नाम बढ़ाने के लिए उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट है। वैक्सीन तो फिर भी अलग है बेटा, ये तो इंटरनली जनरेटेड एसेट है, इसके ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट लग रही है तो वो भी एक्सपेंस आउट होनी है। कोई खरीदा हुआ ब्रांड हो, उसके इश्तेहार चला रहे हो बिल्ड करने के लिए उसको, तो भी एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस, चाहे वो इंटरनल वाले किसी इंटेंजिबल की है या परचेज वाले की है। ओके, एक मिनट, ठीक है जी। ये रीजन दी जा सकती थी सर वैसे, क्या इग्नोर करने की? बेटा ये रीज़न है कि ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, दिस इज़ इनफ, लिखवाऊंगा क्योंकि इसमें ना डिस्कस करना है, जो रीजंस देनी है जो छोड़े हैं, तो ये छोड़ने वालों में से है ना, इसकी रीज़न देंगे, फिर मैं लिखवा दूंगा जितना कुछ ज़रूरी है। ओके, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स हैं, इस वजह से इनको भी हमने ऐड करना है। अब ये उसने कह दिया 5 मिलियन और 1.5 मिलियन रिस्पेक्टिवली हैं इन ईच मंथ ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। अच्छा देखो, डेवलपमेंट पीरियड शुरू तो काम हुआ है यकम
अब वैसे ना उसने रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया के बारे में बात भी कर दी है और उसने यहाँ पर सारा को बताया हुआ है जी। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग, अगर ये हमारा साल है ना जी, तो काम शुरू हो रहा है। काम कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी को, और 20 के अंदर ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जनवरी को काम शुरू होता है और वो कह रहा है रिकॉर्डिंग, पहले तो 1 महीने रिसर्च चली, ऐसा ही है जनवरी का महीना रिसर्च चली, एक्सपेंस होनी है। उसके बाद फरवरी से डेवलपमेंट शुरू हो गई है, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग ऑफ इंटरनली जनरेटेड एसेट वाज मेट ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब ये स्काई ब्लू चलेगा 2 महीने, फरवरी और मार्च बुरी वाली डेवलपमेंट चली, ठीक है। तो ये सारे का सारा अरसा एक्सपेंस का बनता है, ऐसे ही है। उसके बाद वो ये कह रहा है ना कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट ऑन 1 अप्रैल, इसका मतलब पहले तो मेट नहीं था, अब यहाँ से वो क्राइटेरिया मीट हो गया तो ये कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे। लेकिन वो आगे कहता है एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट वाज कमेंस्ड फ्रॉम 1 नवंबर। इसका मतलब 31 अक्टूबर को वो इंटेंजिबल कंप्लीट हुआ होगा, सफ़े पे लिख दिया होगा, तो ही 1 नवंबर से प्रोडक्शन वालों ने उस हिसाब से प्रोडक्शन शुरू की होगी ना। तो इसका मतलब फिर ग्रीन सिग्नल चलेगा और जाएगा नवंबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक, सॉरी 31 अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करते होते हैं हम? नवंबर और दिसंबर उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कहानियाँ थी, ये अरसा जो है ये कैपिटलाइज होना है, और उसके बाद अगला अरसा फिर अमोर्टाइजेशन वाला एक्सपेंस निकलेगा यहाँ से, ठीक है, सही है। अब मामला कुछ ऐसा है कि डेवलपमेंट फरवरी में शुरू हुई थी, लेकिन फरवरी और मार्च का जो अरसा है उसमें 6 क्राइटेरिया मीट, तो इससे पता लगा कि इसको क्या करेंगे, हालांकि डेवलपमेंट फेज था लेकिन बुरी डेवलपमेंट थी, ठीक है। और फिर 1 अप्रैल से जो क्राइटेरिया मीट हुआ तो ऑनवर्ड्स 31 अक्टूबर तक वो वैसा ही रहा, तो ये उसी अरसे के दरमियान ये खर्चा हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस उसी में हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन है तो उसी फेज के अंदर। तो इसको हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज। डन जी, ओके। ये ऊपर वाला टेबल अब कंप्लीट हो गया। अब मामला रह गया है जी, ये मुसीबतें भी साथ ही पड़ गई थी, ठीक है। अब इसके बारे में बल्कि यूं करते हैं, इसको तो ऐसे ही कर लें, यहाँ पे कर लें, सैलरीज हैं और ओवरहेड्स हैं, ठीक है। इसको क्या हुआ पिछली क्लास में शायद ये हो गया था जी बच्चों। अब वो कहता है डेवलपमेंट पीरियड के दौरान 5-5 मिलियन सैलरीज और 1.5 मिलियन ओवरहेड्स, कहाँ लिखा हुआ है? ईच मंथ, ये लिखा है ईच मंथ, ठीक है, ओवर द तो डेवलपमेंट पीरियड कितने अरसे चला है? जनवरी से नहीं, स्टार्टेड वो ये देखो, कमेंस डेवलपमेंट कब से हुई है? 1 जनवरी से डेवलपमेंट शुरू हुई है ना यार। वैसे ही जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कब से शुरू करती थी? उसमें पहला महीना रिसर्च चली, 2 अगले महीने बुरी डेवलपमेंट चली, और फिर वो तो हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से, तो सिंपल सी बात है, ओवर द मतलब पहले 2 ये इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव में सैलरीज नहीं लगी होंगी यार, ओवरहेड नहीं लगे होंगे, ऐसी बात तो ना करो। तो एक जनरल बात, एक नॉर्मल नजर आने वाली बात को आप खुद खाम में कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। असल ये हमारे उसूल हैं कि पहला रिसर्च, फिर डेवलपमेंट में भी 6 क्राइटेरिया से पहले, ये तो जनरल से बात लिखी हुई थी, जुमला पढ़े ना, डीएल हैज आल्सो इनकर्ड डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड सैलरीज एंड ओवरहेड्स ऑफ 5 and 1.5 रिस्पेक्टिवली इन ईच मंथ ओवर द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो डेवलपमेंट पीरियड ऑफ न्यू प्रोडक्ट कब से चला है? वो देखो, डीएल कमेंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट 1 जनवरी एंड कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर। तो ये सारे का सारा अरसा जो है ये आपका अच्छा। अब इसमें ओवरहेड्स यहाँ पे अगर यूं लिख लें जैसे ये लिखा हुआ था, अगर इसी तरह से हम इसको भी लिखना चाहें तो मैं यूं लिखूंगा जनवरी, सैलरीज और ओवरहेड्स के केस में हम 6 क्राइटेरिया मेट नहीं देखेंगे कि कब से
बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पे मैंने 6 क्राइटेरिया मेट देखा है या मैं इसकी नकल कर रहा हूँ? यही मतलब आप कह रहे हैं कि जनवरी से हम देखेंगे तो मेरे चांद, ये भी जनवरी से देख रहे हैं, ये भी फरवरी में देखा, मार्च में भी देखा। अभी मैं सिर्फ टेबल बना रहा हूं। मैंने कब कहा कि कैपिटलाइज करना है, एक्सपेंस आउट करना है? देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जनवरी से ऐसे लिखना है ना, जैनू एरी टू अक्टूबर 2020। लो जी, मैंने नकल बना ली इसकी। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे असल में मैं करना चाह रहा था, ये ठीक है ना। उसकी टोटल जो बनता है वो कितना बनता है, मैं यूं लिख देता हूं, 1.5 मिलियन पर मंथ। अब ठीक है, अब जितने महीने कैपिटलाइज करने हैं वो कैपिटलाइज करेंगे, जो एक्सपेंस आउट करना है वो एक्सपेंस आउट करेंगे, अपने रूल्स के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल क्राइटेरिया से पहले वाली तो डेवलपमेंट को हम जब एक्सपेंस कर रहे होते हैं, तो सैलरीज और ओवरहेड्स किस खेत की गाजरें हैं? अच्छा सॉरी, करेले हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट भी ऐसा ही है जी। ये भी क्या है, जनवरी टू अक्टूबर 2020। ये कितना है जी, 5 मिलियन पर मंथ। सवाल तो हो गया। लो जी, ये दो। अब इसके साथ में नहीं लिख सकता एक्सपेंस या कैपिटलाइज। हाँ, आप जबानी वैसे बता सकता हूं कि अगर इस अरसे के, इसके बाद नहीं, यहां तक के 10 महीनों का ये हर महीने का खर्चा था, तो जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीने एक्सपेंस में जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के 7 महीने कैपिटलाइज होंगे। ठीक है, सवाल तो खत्म हो गया। अब और की चाहते हो तुम? छुट्टी चाहते हो? जाओ तेन छुट्टी पुत्र, चल छुट्टी कर। अच्छा जी, चलें अब पहले क्या कर लेते हैं जी, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इंग्लिश में प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से कहते हैं जी अंग्रेजी आती है। तू रहने दे उस्ताद, आपसे नहीं हो पाएगा बेटा जी। पायलट प्लांट रिक्वायर्ड है ना, कितना? 40 बेटा, 40 रुपीज इन मिलियन। ठीक है, अच्छा बेटा इधर देखो, ये कैपिटलाइज किया हमने, क्योंकि उसने क्या कहा है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो पहले कॉस्ट निकालते हैं, और जो रह जाएंगे उसके बारे में उसने फिर बाद में कहा है, तो वो 2-3 लाइनें आपको लिखवा देता हूं जुबानी। ठीक है, वो आपने लिखना होगा, फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो पायलट की कॉस्ट आ गई, उसके बाद आगे क्या कैपिटलाइज हो रहा है, ये फी टू रजिस्टर, कितना? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स 32 है, लेकिन इसको मैंने कहा था 20 से नेट करके 12 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सैंपल्स जी 32 माइनस 20 12। नेक्स्ट, उसके बाद दो और चीजें हमने यहां पर लिखी हैं, क्योंकि ये देखो ना, ये तो एक्सपेंस है, इग्नोर होगा, कॉस्ट में नहीं आना। ये भी एक्सपेंस है, इग्नोर होगा, कॉस्ट में नहीं आना। ये सारे का सारा एक्सपेंस नहीं है, कुछ इसमें कैपिटलाइज भी होना है। तो सैलरीज रुपीज 1.5 मिलियन, नहीं वो तो 5 मिलियन है, सैलरी तो 5 मिलियन है। 5 मिलियन इंटू 7 मंथ्स 35। उसके बाद ओवरहेड्स 1.5 मिलियन इंटू 7 मंथ्स 10.5, 112.5। कट इट। उसके बाद आगे है जी अगला काम, रीजंस ऑफ इग्नोरिंग। तो लिखें जी,
लिखना शुरू करें, चलो लिखने का भी तरीका आता हो। देखें जी, ये 2 मिलियन, पहले मुझे बताएं ये 2 मिलियन आपने क्यों इग्नोर किया है? ये रिसर्च फेज वाले को एक्सप्रेसली कहा हुआ है 38 ने कि एक्सपेंस आउट करना है। उसके बाद इसके बारे में तो लिखना पड़ेगा, 6 क्राइटेरिया वाली बात लिखेंगे बिल्कुल। इसके बारे में वो कैपिटलाइज हो गया, ये भी कैपिटलाइज हो गया, ये भी हो गया। इसके बारे में ये क्या है? ये भी वही है जो स्टैंडर्ड ने एक्सप्रेसली कहा हुआ है। रिसर्च के बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में एक्सप्रेसली कहा हुआ है, तो इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। वक्त अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, रट्टा नहीं लगाना। हो सकता है आगे को सोल्यूशन देखोगे थोड़ा और डिफरेंट हुआ पड़ा हो, तो ये तो चलेगा डिस्कशन के वक्त, बस बात पूरी लिख देना। अलग अलग भी दोनों के बारे में लिख सकते हो, ठीक है? तो यूँ लिखो, अब शुरू करो। इवैल्यूएशन ऑफ possible alternatives relates to research phase and IS 38 prohibits relates to research phase या it is a research activity, जो भी लिख लें। Evaluation of possible alternatives relates to research phase, yeah, it is a research activity, and IS 38 prohibits, मना करता है, IS 38 prohibits recording of research phase costs as an, बल्कि यूँ लिखना, ज़रा शॉर्ट हो जाएगा। IS 38 prohibits capitalization, ये लिखें, ज़रा छोटा हो जाएगा, आगे जुमला लंबा हो जाना था बहुत। IS 38 prohibits the capitalization of research phase costs. Therefore, ज़रा जुमला दोबारा देखने देना, एक मिनट ज़रा रुक जाओ। Therefore लिख के ही तुमने छोड़ा है। मैंने लिखवाया रिसर्च कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड आउट। ये किसने लिखा? मैंने लिखवाया। अच्छा, मैंने क्या लिखा है? मुझे जुमला सीधा करने दो। एवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स रिलेट्स टू रिसर्च फेज एंड IS 38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजिंग ऑफ रिसर्च फेज कॉस्ट। फुल स्टॉप के बाद लिखें देयरफॉर रुपीज 2 मिलियन shall be recorded as an expense, therefore rupees 2 million। ये ना वैसे इतनी ज़्यादा लंबी तफसील लिखने की जरूरत थी, लेकिन लिखने वाले आगे सवाल आ रहे हैं ना, तो उनकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करवा दी असल में, ठीक है? therefore rupees 2 million shall be expensed out as incurred। यार ये तुम अपने अल्फाज में लिखते हो, मुझे लगता है वही लिखवाया मैंने यार, रैप्टा कराना है तुम्हें मैंने, मुझे लगता है यार वही लिखा मैंने, पीछे वही देखना है। करना सही है, लिखा सही हुआ है, लेकिन मेरे ना जाती ना करो। बच्चन लिखवाया होता है, अगर वो लाइन के बैगर्स बैठे हैं सारे इधर, पता तुम्हें। Therefore rupees 2 million shall be recorded as an expense when incurred या in the period in which it is incurred। बस ये सही है, when incurred ज्यादा इजी है। Therefore, वैसे पता नहीं हंसने वाली को बात होती भी है, यानी हर बात पे ही। Therefore rupees 2 million shall be recorded as an expense when incurred। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखें जी, और क्या इग्नोर किया आपने? लिखो इसके बारे में, लिखो इस बारे में। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप हाँ, वही लिखवाना था। चलो जी ऐसे ही लिखो, भाई कह रहे हैं। आगे हैंडआउट्स देना शुरू करो, वहां ऐसे ना करो, इनको खुद आके दो। भाई हाथ खड़ा करें, किन किन के पास हैंडआउट नहीं थे, हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह सारों के पास ही नहीं, इतनी कॉपियां करवाई हैं। चले ठीक है, भेजते जाए, जल्दी करें। अच्छा जी, भाई की फरमाइश है ऐसे लिखें, ठीक है जी, ऐसे लिखें। पहली लाइन अगर लिखी हुई है तो सुने। अब मुझे सोचने दे कैसे लिखना चाहिए, मैं हमारी बात ऐसी ही मान लूँ।
हाँ जी, लिखें लिखें। कॉस्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, जो हम लिख रहे थे वही लिखें। कॉस्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज, रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज। कॉस्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स अमाउंटिंग टू 17 मिलियन भी लिख लें तो चल रहने दें, लिख लें तो अच्छा है वैसे, क्योंकि ये फिगर लिखनी है, आगे भी फिट तो करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स अमाउंटिंग टू 17 मिलियन, वहीं पे तीर लगा के यूं लिख लेना। कॉस्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि हर बार जुमला बोलते हुए मेरा डिफरेंट हो रहा है, मतलब की बात कर देना बस। लेकिन ये डिस्कशन वाले सवाल FAR2 में बहुत ज़्यादा आते हैं, तकरीबन हर टॉपिक में वो इनको टेस्ट करता है। इस टॉपिक के अंदर अभी सवाल आज से शुरू हो गए हैं, अब ये मैं इसी प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। मैं खुद लिखवाऊंगा आपको 2-3 दफ़ा, उसके बाद मैं सिर्फ सिचुएशन डिस्कस किया करूंगा, आप खुद लिखा करेंगे, उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे जो आएगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ, अल्लाह करे वही रहे, कॉस्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स अमाउंटिंग टू 17 मिलियन रिलेट्स टू डेवलपमेंट phase, but recording criteria for capitalization, recording criteria मशकरिया ना बना, but recording criteria, नवा बच्चा है ना, पता नहीं है अभी उसको, वैसे भी रमज़ान पैकेज चल रहा है, कर लूंगा इनको सीधा। Therefore है नहीं, क्या था, कॉस्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स अमाउंटिंग टू ₹17 मिलियन रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज, बट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग इंटेंजिबल was met on 1st April, but recording criteria for capitalization, जो भी लिखवाया था, of intangible was met on 1st April, and this cost is incurred before this date, and this cost is incurred before this date. Therefore it shall be recorded as an expense in statement of comprehensive income भी लिखो, पिछले में भी ऐड करो। अब इंप्रूवमेंट आ रही है ना, मैं भी 6 महीने बाद लिखवा रहा हूँ ना, ये भाई बच गए किसी के पास ना हो। हाँ ये ले, चला दें, आगे देखते जाएं और चलाते जाएं भाई, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। एडे मुश्किल नाल मैं लिखवाया, पता नहीं किवें, मेरी जिन्नी को अंग्रेजी तुहानू पता है फसदी है। Therefore it shall be expensed out, यार फिर तू अपना काम कीता है, it shall be recorded as an expense in statement of comprehensive SOCI, ठीक है। पिछले के बारे में भी ऐसे लिख सकते थे, वहां पे लिखा था ना एंड पे, therefore it shall be recorded as an expense when incurred in statement of company, ये ज़रा बेहतर हो जाएगा ये एक्सपेंशन। और मतलब हम डिस्कशन में ये भी बता रहे होते हैं कि इसने रिकॉर्ड कहाँ होना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड, क्योंकि FAR2 का पर्पज़ ही क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पर्पज़ ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। तो जो बात भी करेंगे उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में वो बात तो करनी है ना, हमने वहाँ पहुँचाना तो है ना, ठीक है भाई। आप कैसे कह रहे हैं, लिख सकते हैं, यही बात आपने लिखनी है ना अपने अल्फाज में, आप लिख के मुझे दिखा देना अलग से, हूँ क्लास दे ही रहने दो, ठीक है, ओके जी। उसके बाद क्या छोड़ा, ये तो लिखो आगे, IS 38 प्रोहिबिट्स, आगे भेज देना, किसी और को कराता हो जी, हाइब्रिड में किसी के पास भेज दिए तो ये ज़्यादा करा दी, सबके लिए करवाई थी। इससे बेहतर था आप इनको वो हैंड आउट बनवा देते, पूरे का पूरा ही, बुक तो आ नहीं रही IS 38 का सारा जो दिया था लास्ट टाइम, ऊपर रखवाया हुआ है, वो हैंड आउट ही ले लें। अच्छा सुने, IS 38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। IS 38 प्रोहिबिट्स, ये को ना प्रोफेशनली लिखना होता है, ऐसे नहीं करना आपने, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड आउट, इट इज इग्नोर्ड, इट इज एक्सपेंस्ड आउट, इट इज इग्नोर्ड, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट इज इग्नोर्ड, बस नहीं, ऐसे नहीं भाई, ये नंबर होते हैं इसके, अब ऐसे लिखना है आपने ये, ठीक है।
I-38 prohibits capitalization of advertisement cost. Therefore, brand building cost of, आप खुद लिख लो ना, 16 मिलियन, वही आगे जुमला वही जो रिसर्च के साथ लिखा था, इसलिए तो मैं इनको इकट्ठा करने लगा था, लेकिन फिर मैं क्या, पहला सवाल है वखरा वखरा ही रखिए जी। I-38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये इसकी ना सीट भी बदलो कल, इसको उधर बिठाओ, ठीक है ना। I-38 प्रोहिबिट्स, क्योंकि ये गलत नहीं है, बहुत अच्छा है जो तुम करते हो, लेकिन मैंने नकल करनी होती है ना लिखवाते। I-38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, देयरफॉर ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ 16 मिलियन विल बी चार्ज टू, भाई कह रहे हैं लिख दें, विल बी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, कौन ठीक है, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी। चलें आगे, खत्म हो गया, कोई और रह तो नहीं गया, हाँ नहीं एनआरवी नहीं, कोई नहीं, एक मिनट वो करते हैं। एनआरवी कहाँ पे इग्नोर किया है, मैं इग्नोर नहीं ना किया, ये करके दिखा दिया एग्जामिनर को कि ये देखो भाई ये यहाँ पे आया पड़ा है, ये ऐड किया हमने और ये माइनस किया, इग्नोर नहीं किया, बेसिकली 32 ऐड किया और 20 माइनस किया इस कॉस्ट में, ये कॉस्ट के अंदर ही इसका ट्रीटमेंट हुआ है, ये इग्नोर नहीं हुआ। इग्नोर करते तो यहाँ से 32 लिखा होता ना, क्या ख्याल है, उसने क्या लिखा है नीचे, डिस्कस रीजंस ऑफ इग्नोरिंग एनी ऑफ द अबव, हमने इग्नोर नहीं किया उसको, डन। चलें आगे। अच्छा जी, उसके बाद ये रह गई है, ये भी रह गई, तो आ लिखो सैलरीज एंड ओवरहेड्स, बल्कि ये पूरा लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ये दो लफ्ज ऐड करके, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज, ताकि आपको भी ये याद हो कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो होते हैं ये कैपिटलाइज करने होते हैं, ठीक है ना। लिखो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू, ये 3 महीनों के हैं ना, तो कैसे बनेगा जी, 5 × 3 प्लस 1.5 × 3 कितना बनता है, ये ऐसे करके ना आप लिख रहे होंगे ना तो आगे यूं चलेंगे, ये आप लिखते आ रहे हैं, ये कैसे लिखवाया मैंने, ये डायरेक्टली, ये आगे आप लिख रहे हैं एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू ₹19.5, ब्रैकेट में एग्जामिनर को बताओ कैसे निकाला, ठीक है, बस ये कर दो, पता लग गया उसको पहले 3 महीने, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का, जहां कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, बाकी सारी चीजें तो रेडीली निकल रही थी ना, सामने पड़ी थी, जहां पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी डिस्कशन के सवाल में भी, तो वो कैलकुलेशन शो करनी है, ठीक है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू ₹19.5, ब्रैकेट में ये शो किया, shall be relates to the period when recording criteria was not met। ऐसे ही मुसीबत में ना पढ़ो, रिसर्च का अलग बताओ 1 महीना, और बस रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया से पहले वाला सारा कुछ जो एक्सपेंस आउट होता है तो आसानी कर लो थोड़ी सी, ठीक है। क्या लिखवाया था मैंने, नहीं यहां से, चलो यहां से रट्टा याद आ जाएगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू 19.5 मिलियन relates to the period before when recording criteria was not met, यूं लिखवा रहे थे, ठीक है, when recording criteria was not met, therefore it shall be, अगली वही लाइन, therefore it shall be, अपनी मर्जी से लिख लेना, therefore it shall be recorded as an expense in SOCI, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हमने ना रीजंस के बहाने थ्योरेटिकल सवाल लिख, इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं, जर्नल एंट्रीज मांग लेगा, नोट बनवा लेगा, या डिस्कशन मांगेगा। अच्छा, जर्नल एंट्रीज में भी ओरिजिनल मतलब नॉर्मल जर्नल एंट्रीज भी मांग सकता है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी मांग सकता है, टेंशन मत खाओ, सब करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं वो सफा खोलू सफा, ऐसे नहीं, इतना रेगुलरली आता ये, ठीक है, बड़ा फेवरेट है, एक अटेम्प्ट छोड़ा हुआ सिर्फ जी। आगे चलें जी, आगे क्या करना है, चलें जी, आए जरा, अब पेज नंबर 211 आपको मैंने दिया है ना, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे। अगर आपको हुकूमत पाकिस्तान ने कोई इंटेंजिबल एसेट दिया है,
तो ये तो गवर्नमेंट ग्रांट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो उसको डील कैसे करेंगे। और दूसरा, आप चुप बैठा करें यार ये 1-2 रोज, ठीक है ना। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट जो अब हम पढ़ने लगे हैं वो है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। हमने आगे 16 जो पढ़ा था FR1 में, उसके अंदर हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है टेंजिबल को टेंजिबल के साथ एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन अब आप बड़े हो गए, अब आप आज ये सुन लें, इंटेंजिबल को इंटेंजिबल के साथ भी किया जा सकता है एक्सचेंज, इंटेंजिबल को टेंजिबल के साथ भी किया जा सकता है एक्सचेंज। को ज़रूरी नहीं होता आपने एक सॉफ्टवेयर देकर एक मोटरसाइकिल ले लिया, एसेट है दोनों, बिल्कुल हो सकता है। और ठीक है ना। तो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये 16 वाला जो है उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो उनकी एडजस्टमेंट्स ने आना है, ठीक है। तो वो थोड़ा एक्सचेंज रिवाइज करते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट देखते हैं। उसके बाद हमने वो अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट पेंडिंग किया हुआ था, शॉर्टर वाला, ठीक है, वो कर लेते हैं छोटे छोटे सवालों के अंदर। उसके बाद फिर मैं एक पास पेपर अगेन आपको डिस्कशन वाला, लेकिन मैं एंट्रीज करके आपके सामने आपको समझाया करूंगा, फिर उसको लिखा करेंगे ताकि सवाल पढ़ते करते हुए हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर पर्चे के अंदर ज़रूरत के मुताबिक आपने को वर्किंग करके फिर उसकी अंग्रेजी लिख लिया करनी है, ठीक है ना। तो आज एक और सवाल भी करेंगे और फिर एक आपको लिखने के लिए मैं होमवर्क में दूंगा। ये प्लान था जो मैंने कॉपी करवाया आपके लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले 200 कौन सा था बोला, 11, ये जी। इससे आगे आपका सफ़ा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इससे आगे ना सोल्यूशन था सिर्फ इस एग्जाम्पल का। मैं तो ये वाला सोल्यूशन भी छुपा रहा हूँ आपसे, सोल्यूशन तो आपको मैं अभी करके देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए बस सवाल ही चाहिए था आपको, वो आपके सामने है। सोल्यूशन आप अपनी किताबों पे नोट करेंगे, किताबों पे कर लें या रजिस्टर भी करें तो बेहतर है, ठीक है जी। अच्छा जी, अंग्रेज़ी ऊपर वाली छोड़ें, एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज़ी भी देख लेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे। IAS 20 में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कभी कभार आपको एसेट ही दे देती है, पैसों की बजाय ग्रांट के तौर पे एसेट ही दे देती है, ठीक है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होते थे बेटा। आप नॉमिनल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेयर वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, जो थोड़े बहुत पैसे आपने दिए और अगर 1 रुपया भी नहीं दिया और आप स्टिल कहते हो मैंने नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, यू कैन 1 रुपए की एंट्री कर लो। नजर तो आना चाहिए ना किताब में, नॉमिनल पे 1 रुपए पे एंट्री कर दो, बिल्कुल बगैर एंट्री के। लैंड उन्होंने दे दिया आपको, मुफ्त में दे दिया, तो कहीं पे रिकॉर्ड ना करना तो ज्यादती है। नॉमिनल पे रिकॉर्ड करो या फेयर वैल्यू पे करो। अगर नॉमिनल कुछ रुपया, 1 रुपया भी नहीं दिया आपने हुकूमत को, तो यार 1 रुपए से एंट्री कर लो। अकाउंटेंट्स ये कहते हैं, स्टैंडर्ड में तो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि यार रिकॉर्डिंग तो करनी है ना, काबू में तो रखना है ना। रिकॉर्डिंग होगी चीजों की तो काबू में, रिकॉर्ड में रहेगी तो फिर हमें पता होगा हमारा कोई लैंड भी है फलां जगह पे, जो भी है वो डिस्क्रिप्शन वो तब पता लगेगी ना जब रिकॉर्डिंग होगी। वरना 2-4 साल के बाद हो सकता है अगला अकाउंटेंट है उसको पता ही ना हो कि ये लैंड भी हमारा है। और सही है, एक मशवरे की बात कर रहा हूं। वैसे 1 रुपए को छोड़ो, कुछ ना कुछ पैसे सवाल में गिवन होते हैं। तो 2 ऑप्शन स्टैंडर्ड हमें कहता है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या आप नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, और नॉर्मली इस चीज को इंश्योर करने के लिए चाहे हुकूमत ने मुफ्त में भी कुछ देना हो ना, तो वो फिर भी कहते हैं अच्छा जी ये आप कुछ लीगल फीसिस हैं, कुछ चलान भर के फलां बैंक में जमा करवा दें, ये जमीन आपको अलॉट हो जाएगी। और वो चलान बड़े नॉमिनल से अमाउंट के, कुछ 1000 रुपए के चलान होंगे, ये टैक्सेस वगैरह हैं जी। उसको क्या वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि चलो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो जाए हमारे सामने, उनकी भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप कंपनी की भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो मैं तो वैसे कहा कि कोई भी ना गिवन हो तो 1 रुपए पे कर लेना रिकॉर्ड। खैर, गवर्नमेंट ने आपको इंटेंजिबल दे दिया ग्रांट के तौर पे मुफ्त में, या कुछ पैसे देकर, ठीक है, कुछ पैसे देकर आपने वो लिया है। अब 2 ऑप्शन है, मैंने आपको कहा, या आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें या फेयर वैल्यू पे। कैसे अकाउंटिंग करेंगे अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या है जी एग्जाम्पल। गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एंड इंटेंजिबल। वैसे ना मैंने ये सवाल यहाँ से उठाकर मैं अपने अगर बच्चों की बात करूँ तो मैंने FAR1 की किताब के अंदर डाला था और इंटेंजिबल की बजाय सिर्फ एसेट लिख दिया था। जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना नॉन मॉनिटरी वाला, तो सवाल यही है, मैं आपको अंदर का किसी को बताना नहीं है आपने,
मतलब आपको सिर्फ इतनी तसल्ली दे रहा हूँ, जिन्होंने वो नहीं पढ़ा हुआ यहाँ कहीं और से पढ़ा हो, कोई मसला नहीं है। ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है, ये कॉन्फिडेंस आपको दे रहा हूँ कि सवाल भी वही है, यानी कि कोई नई चीज नहीं है, बस देख लो एक बार, ठीक है जी। गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एंड इंटेंजिबल एसेट, तो एंटिटी वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल इज रुपीज 50,000, लाइफ इज 5 साल, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर, देयर आर 2 ऑप्शंस, रिकॉर्ड कर लो एट नॉमिनल वैल्यू या, तो मैं ये दोनों यहीं आमने सामने कर देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो, ठीक है, काफ़ी है जी। रिकॉर्ड एट रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू, ये जी ऑप्शन 1 है कि जो थोड़े बहुत पैसे पे किए हैं ना जी 2000, उसी पे ही रिकॉर्ड कर लो। तो जब ये आया होगा, क्या एंट्री की गई होगी, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट, जो पैसे पे किए हैं बस उस पर रिकॉर्ड कर लो 2000 और 2000 जी, रिकॉर्डेड इंटेंजिबल, ओके। उसके बाद ईयर एंड आया, क्या करेंगे अब, अमोर्टाइज करना है, और कितने पर एसेट पड़ा हुआ है, 2000 पे पड़ा हुआ है, तो बस ठीक है 5 साल पे इसको सिंपल अमोर्टाइज कर दोगे। तो अगली एंट्री होगी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब 2000 है, डिवाइडेड बाय 5 करें, तो अब नहीं बताया तो सारा साल ही अज्यूम करेंगे, कितना जी, 400 लें जी, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2, रिकॉर्ड करें एट फेयर वैल्यू। रिवीजन चल रही है, असल में रिवीजन इसलिए करवाना ज़रूरी होती है कि यहाँ पर तो अब ये एडजस्टमेंट आ जाएगी। अब जिस किसी को नहीं याद रहा तो चलो उसको भी याद आ जाए, जिनको याद है उनको और पक्का हो जाए, ठीक है। एडजस्टमेंट है पास पेपर के अंदर पड़ी होती है जी। रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू, अब इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू कितनी थी, तो वो कहता है जी इसको आप अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो इंटेंजिबल डेबिट हो जाएगा 50,000 से, लेकिन आपने कुछ पैसे पे तो किए ही हैं, वो कितने हैं, तो बाकी का आपको फायदा हुआ है। अब वो इनकम एकदम से रिकॉर्ड नहीं करते थे, हम कहते थे ये एसेट रिलेटेड इनकम है, ग्रांट है, इसको आज लायबिलिटी बनाओ, डेफर्ड ग्रांट के नाम से लायबिलिटी रखो, और जैसे जैसे एसेट डेप्रीशिएट हो, चलो वो जब वहाँ बोलते थे वैसे वैसे ग्रांट को अमोर्टाइज करके इनकम बनाओ। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। आपने आज 48,000 की इनकम एक ही दफ़ा रिकॉर्ड नहीं कर लेनी, बल्कि आपने डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करनी है 48,000 की, ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड के ऊपर अब 2 चीज़ें आएंगी, एक आपकी डेप्रिसिएशन आएगी, अमोर्टाइजेशन आएगी, और दूसरा आपकी ग्रांट इनकम, अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट इनकम, ठीक है। तो पहले डेप्रिशिएट अमोर्टाइज कर लें, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट जी। कितने का एसेट जी, 50,000 का, डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया, 10,000 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, ये इस ऑप्शन के तहत, ठीक है जी। और सेम बेसिस उठाकर हम इनकम के लिए भी यूज़ करते थे, तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट करेंगे। अब ये कितना है जी, 48,000 है, डिवाइडेड बाय 5, 9600, ये आ गया। अच्छा, पहले वाला तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से इस वाले ऑप्शन की एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं, रिवीजन हो तो फिर ज़रा तसल्ली से हो जाए, तफसील से हो जाए, ठीक है। जी, P&L के अंदर आपका इस साल में क्या क्या नज़र आएगा, एक तो आपकी अमोर्टाइजेशन नज़र आएगी, कितनी है, इसी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बस इसी की, ठीक है ना, वो बहुत सिंपल है, 10,000, और दूसरा ग्रांट इनकम नज़र आएगी 9600।
यार ये ज़रा थाउजेंड में लिख दो हैं। अमोर्टाइजेशन कितनी आएगी जी? 10। अब सारा सवाल ना आगे फिर चलो एक ही दफ़ा। और ये 9.6 की इनकम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट बना लें जी बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट आएगा जो कि 50 का आया था, ठीक है, और 10 डेप्रिशिएशन अमोर्टाइज होकर कितने पे रह गया? तो 50 माइनस 10, 40 पर इनटेंजिबल नजर आ रहा है आपको। ठहर जाओ। अच्छा जी, उसके बाद आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट नजर आएगी। इधर देखिए, ग्रांट कितनी आई थी? 40। इसमें से 9.6 इनकम बन गई। एक मिनट के लिए, ज़रा एक मिनट के लिए प्लीज़, ठीक है, अभी ना बोलिएगा, ओके। तो 9.6 अगर इनकम में चला गया तो अभी भी लायबिलिटी में कितना पड़ा हुआ है? 38.4। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये एक स्टेप है, स्टेप 1 ये है। ग्रांट आई थी 48 की रिकॉर्ड की, उसमें से ईयर एंड पे 96 की इनकम बनाई, तो ग्रांट डेबिट कम कर दी और इनकम क्रेडिट। और इस वक्त ये 38.4 पर हमारी डेफर्ड ग्रांट स्टैंड कर रही है, और ये बिल्कुल सही है। बस अब एक अगली बात ये आ गई कि अब इस 38.4 में से 9.6 हमने अगले साल फिर इनकम में डालना है ना, तो उसको यहां से नॉन करंट से निकालकर करंट के अंदर बस शो कर दें, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर भी डेफर्ड ग्रांट आ जाएगी। ठीक है जी, कितनी? 9 ये तो 9.6 है ना, और जो नॉन करंट है वो, ये दोनों मिलकर तो अभी भी वही बन रहा है ना, ओके। ले जी, ये कहानी होगी खत्म ग्रांट की। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। भाई पार्ट 2 नहीं शुरू करना आपने? कितना टाइम हो गया जी? 2 मिनट ऊपर क्यों है? कर दो।